नमस्कार दोस्तों। पिछली सारी वीडियो में आपने सुना होगा कैसे भू संरचना, कैसे पृथ्वी का विकास हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। अब उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे भारत में उसका क्या असर पड़ता है, कैसे कैसे यहाँ पर चट्टानें हैं, भूगर्भ जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है भारत में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की क्लास में। भूगर्भिक संरचना भारत का। भारत जैसे कि समय के साथ साथ मैंने आपको बताया था एजोइक, पैलियोजोइक, फिर उसमें प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, फिर उसके कई पार्ट मैंने आपको बताए थे कि कैसे ओडोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर वो पर्मिनियन युग तक क्या क्या उसमें सीक्वेंस हुए थे। तो उसका भारत में कैसे चट्टानों का निर्माण हो रहा था उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। और हो सके तो इसका एक नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इससे कोई भी, चाहे ऑब्जेक्टिव प्री के एग्जाम हो चाहे मेंस के एग्जाम हो, इसके पहलुओं को लेते हुए क्वेश्चन, जो करंट के मुद्दे होते हैं उनको इसमें पटाक्षेप करते हुए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके, तो भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत में प्री कैम्ब्रियन युग में, याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग की मैं बात कर रहा हूं, एजोइक, जब धरती पे किसी भी लाइफ, कोई भी लाइफ नहीं था, कोई भी जीवन नहीं था। याद आ रहा है कुछ? पूरा सब कुछ वीरान था, मैग्मा लावा फट रहा था, केवल और केवल समुद्र के अंदर ही वो भी छोटे मोटे जीव ही वहां पर दिख रहे थे। ये था प्री कैम्ब्रियन युग। धरती तो एकदम लाल हुई पड़ी थी। वहां पर किसी भी प्रकार के वनस्पतियों का भी विकास नहीं हुआ था। तो वनस्पति ही जब नहीं थे तो जीव जंतु कहां से आ जाएंगे वहां पर? और जब जीव जंतु ही नहीं थे तो मानव कहां से वहां पर आ जाएंगे? बताइए जरा इसके बारे में। प्री कैम्ब्रियन युग को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो उसमें मैंने उसी पहलू को किया था। अब उसमें जिन जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, क्या वो अन्य देशों में हुआ, भारत में नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ है, भारत में भी हुआ है। और उस तर्ज पर 4 पार्ट में बांटा गया है इसे। जो भूगर्भिक संरचना है उसे 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले कौन सी बनी, फिर उसके बाद कौन सी बनी, फिर उसके बाद कौन सी बनी, एक हायरार्की में बताया गया है। उनका निर्माण आखिर हुआ कैसे, उनका आर्थिक पहलू क्या है, उनमें किन किन खनिजों की उपलब्धता है, ये सारे पॉइंट आज हम कवर करेंगे और बताएंगे आपको कि उस प्री कैम्ब्रियन युग में कैसे कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो समझ गए आप इतना? प्री कैम्ब्रियन युग, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा ADVC इनके बारे में। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। A आर्कियन, D धारवाड़, V विंध्यन और C कुडप्पा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे भारत में ये कहां कहां ये चट्टानें जो हैं पाई जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं पहली चट्टान से, आर्कियन चट्टान से। आर्कियन चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की जो सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हो रहा था वो थी आर्कियन चट्टानें। कुछ इस प्रकार थी आर्कियन चट्टानें। धरती की कहीं गर्त में समाई हुई ये आर्कियन चट्टानें हैं, जो कि समय के साथ, अपरदन के साथ साथ डिनोडेशन प्रोसेस के बाद अब जाकर के ये दिखाई देना शुरू हुई हैं। सबसे पहले जब अग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो उन चट्टानों से ही निर्मित था ये आर्कियन चट्टानें। फिर उसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें कायांतरण होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार कायांतरित चट्टानों का जो है वहां पर विकास हुआ था। तो आर्कियन चट्टानों में आपको अग्नेय चट्टानों के भी गुण दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ रूपांतरित चट्टानों के भी उसमें गुण दिखाई पड़ेंगे। यानी कि ग्रेनाइट, रूपांतरण, डनीस,
तो ऐसी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पर, जो कि सिलिका पर डिपेंड होती थी। और इसी सिलिका के आधार पर मैंने आपको बताया था वो चट्टानें कितनी बड़ी बनेंगी, कितनी छोटी बनेंगी, रवे उनके कितने बड़े बनेंगे, कितने छोटे बनेंगे, पायरोक्लास्ट बनेगा या लैपली बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत। कहेंगे वाह, आग्नेय चट्टान इतना पुराना, अरे धरती को खोद लीजिए, काफी गहराई में घुस जाइए, 100-200 मीटर के शायद करीब आपको मिल ही जाए नीचे। बहुत गहराई में सबसे पहले ही तो यही तो तैयार हुआ था, हजारों करोड़ों साल, हजार तो क्या करोड़ों साल पहले ये तैयार हुआ था। फिर कई उसमें क्रियाएं हुई, कई युग बीते, फिर जाकर के उस पर एक मोटी लेयर जम गई, और वो आर्कियन चट्टानें वो कहीं अंदर दबी पड़ी हैं। समय का मार झेला, कभी वो डिगा नहीं, समय का मार झेलता रहा, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन उसके अंदर होते रहे, फिर भी वो नतमस्तक एकदम खड़ा रहा। और फिर जब उसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर का उस पर इफेक्ट पड़ा, तब वो चेंजेस होने लगा रूपांतरित चट्टानों में। तो इन चट्टानों को नाम दिया गया आर्कियन चट्टानें। सबसे पहली चट्टानें बहुत ही ठोस, बहुत ही कठोर थी ये चट्टानें। आप सोचेंगे चलो ड्रिलिंग करते हैं, पकड़ के उसको खोदते हैं, कुट 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 कुट, लेकिन वो इतनी कठोर है कि ड्रिल भी करेंगे तो ड्रिल रोने लगेगा, बस टूट जाऊंगा, इतना प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर। इसलिए आर्थिक पहलू से ऐसी चट्टानें किसी काम की नहीं रहती हैं। आर्थिक महत्व इसका बिल्कुल शून्य हो जाता, बिल्कुल शून्य तो हम नहीं कहेंगे। अत्याधुनिक मशीनों के जरिए अभी भी खुदाई करके इसमें फंसे जो इसमें हैं धात्विक चीजें, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि ये अग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो अग्नियों में मैंने क्या बताया था, मैग्मा सब कुछ अपने अंदर जला सकता है, लावा सारी वनस्पतियों का नाश कर सकता है, तो उसमें अवसाद तो पनपेगा ही नहीं, सड़न गलन होगी ही नहीं, उसमें आपको जीवाश्म देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जब अग्नेय चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो आर्कियन चट्टानों में कहां से वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी तो उसी का ही है पार्ट। इंडिया में उसको आर्कियन चट्टान बोला जा रहा है, सबसे पहली सबसे पुरानी चट्टानें। और भारत में कहां कहां देखने को मिली है, भारत में आपको ये ग्रेनाइट और नीस के निर्मित जो चट्टानें हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगी दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में दिखेंगे, बुंदेलखंड के पठारों में दिखेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार, और साथ ही साथ अरावली क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेंगी। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में आपको आर्कियन चट्टानें देखने को मिलेंगी, जो कि प्री कैम्ब्रियन इरा में बनकर तैयार हो गया था। ओके, और हम इसके बारे में क्या बताएं आपको, जीवाश्म रहित, रटने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने आपको बताया जब सब कुछ जल जाएगा तो जीवाश्म रहेगा कहां पर, और जो जीवाश्म मतलब सब कुछ सड़ने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो वहां पर आपको कोयले का निक्षेप तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, शून्य, एकदम जीरो, नो कोयला, नो खनिज तेल। वहां पर आपको मिलेगा धात्विक चीजें देखने को मिलेंगी, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या करें, कठोर, ओहो टूट ही नहीं रहा है, लगे पड़े हैं उसको। अब गदर के एकदम नल की तरह तो उखाड़ नहीं लेंगे एकदम, कि हाथ डाला एकदम निकाल के ओहो सोना निकल आया हाथ में, अब तो खुश हो गए हम, धारवाड़ चट्टानों को हमने फतह कर ली है। इसको तोड़ा है अगर किसी ने, तो वो है जो रासायनिक, जो हमारी मौसम बाह्य बहिर्जनित जो उसमें बल लगा था, उसकी वजह से इसमें दरारें, चिटकन ये सब आना शुरू हुई थी, तब जाकर तैयार हुआ था और प्रकार की चट्टानें उसमें।
धात्विक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। जो इस पर ये लिखा है इस पर नहीं, मेरी बातों पे जाइए। आप कहेंगे सर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस पर जाने की जरूरत क्या है, मेरी बातों को तो समझिए। ये तो जस्ट आपको एक इमेज दिखाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार दिखती थी वो। अब इस चीज को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपने वर्डिंग में पिरो कर लिखिए, फिर देखिए एक मोतियों की माला कैसे बनकर तैयार हो जाती है। तो ये था आर्कियन चट्टान के बारे में। सबसे पुरानी चट्टान, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। सेकंड पॉइंट, जो कि ग्रेनाइट से आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, रूपांतरित चट्टानें हैं, तो इसमें जीवाश्म तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो यानी कि जीवाश्म रहित है। और इसमें खनिज तत्वों की तो भर भर के प्रधानता है। इसमें धात्विक जो होते हैं खनिजे, इसमें अधात्विक खनिजे इसमें काफी मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्रूड ऑयल, कोयला, ये सब चीजें उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसका दोहन करना कठिन है, तो आर्थिक पहलू से ये किसी मतलब का नहीं रह जाता है तो सब कुछ अपने। ये तो वही चीज हो गई कि आपके अंदर ज्ञान भर भर के पड़ा है, लेकिन जब उसको आप बाहर निकालेंगे नहीं तो किस काम का रह जाएगा। कुछ ऐसा है आर्कियन चट्टानें। फिर कोई गुरुजी आए, कोई मार्गदर्शक आए, फिर उन्होंने आपको बताया बच्चा तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं, क्यों तू शांत बैठा है। तब बच्चे ने कहा हाँ प्रभु जी आपने तो बता दिया, अब तो सच में ये दुनिया मुझे ओपन दिखने लगी है, खुली खुली दिखने लगी है। क्या अब तक बंद थी? अरे खुली तो तब भी थी, तेरे आंख बंद थे, तुम्हारे आंख बंद थे उस समय। ऐसा गुरुजी कहेंगे उनसे। मैं तो तेरा बस मार्गदर्शक कर रहा हूं बच्चा, बस तू उठ खड़ा हो। तो इसी प्रकार मौसम ने कहा आर्कियन चट्टानों से, तेरे अंदर इतने गुण हैं फिर भी तू शांत है। धात्विक खंजे आध्यात्मिक खंजे भर भर के तुम्हारे अंदर है, फिर भी तुम शांत हो। फिर क्या, मौसम का तांडव हुआ उस पर, मौसमी परिघटनाएं हुई, बहिर्जात बल लगा, तब जाकर उसका जब टूटना शुरू हुआ, तब उसमें से खंजे, धात्विक खंजे बाहर निकलना शुरू हुई। तब भूगोलवेत्ता लोग दौड़े दौड़े चले आए, कहे अरे बाप रे नई चट्टान दिख गई, आज तो दिल खुश हो गया, आज हम इसके बारे में लिखेंगे। नए नए खनन जो मिल्स होते हैं वो आ गए, आज तो हम खोद के रहेंगे, जो भी हो जाए, चाहे मेरे ड्रिल से एकदम मेरे टूट के हाथ में आ जाए। फिर ये सारी क्रियाएं शुरू हो गई। तो ये थी खासियत आर्कियन चट्टानों की। जाइए आप टहलिए, घूमिए, अरावली पर्वत क्षेत्र पर जाइए, दक्षिण पर्वतीय बुंदेलखंड क्षेत्र पर जाइए, फिर आपको ज्योग्राफी और भी अच्छे से समझ में आएगा। सर कहेंगे कि फाइनेंस कौन करेगा इसमें। अब लो, मेन मुद्दा तो यही है, जरूरी है वहां पर ही टहलिए। अपने अगल बगल की जो चीजें देख रहे हैं, जो मिट्टी, जो चट्टानें देख रहे हैं, पहले तो उनके बारे में आप पता लगाइए कि वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, वो किससे निर्मित हैं, उसमें कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। ओके, अब जब इस पर कई मौसमी परिघटनाएं होती हैं, तब ये जन्म देता है एक और चट्टान को। उस चट्टान का नाम क्या होता है? आर्कियन चट्टानों के जो बाद धारवाड़ चट्टानें शुरू होती हैं, फिर उनका जन्म होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं धारवाड़ चट्टानों के बारे में। जीवाश्म अभी भी इसमें आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें भी कई मौसमी परिघटनाओं के बाद जब और आर्कियन चट्टानें जब टूट रही थी, टूटने के बाद अपरदन हुआ, अपरदन के बाद जब उनका स्थानांतरण हुआ, फिर उनके जमाव के बाद फिर जाकर तैयार हो रही थी धारवाड़ चट्टानें। ये आज का नहीं है, ये भी करोड़ों सालों से होते हुए आ रही थी। ये भी अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं। इसमें अपरदन की क्रिया, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अपरदन की क्रिया आपको देखने को मिलेगी इसमें, जिसकी वजह से इसमें उतनी कठोरता नहीं आएगी, एकदम कठोर हुए पड़ा नहीं, ये ढीला हुआ रहेगा।
ये सौम्य रहेगा, शांत रहेगा। ये कहेगा मेरे अंदर से तुम धात्विक अधात्विक खनिजें निकाल सकते हो, मैं कुछ नहीं आपको परेशान करूंगा। इसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, नए मार्ग पे ये चल चुका है। तो धारवाड़ चट्टाने, इसमें आपको जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा। आर्कियन चट्टानों में अपरदन के बाद, उसमें भौतिक रासायनिक क्रियाओं के बाद तैयार होता है धारवाड़ चट्टाने। इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ एक क्षेत्र है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, धारवाड़। लौह अयस्क से भरा हुआ धारवाड़। ओके, तो धारवाड़ चट्टानों की, और इसके साथ साथ आप हिमालय के लद्दाख एरिया में भी चले जाइए, वहां पर भी आपको धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी। जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणियों में भी देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी कहीं कहीं देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ पूर्वी भारत के कुछ मध्य हिस्सों में भी देखने को मिलेंगी ये धारवाड़ की चट्टानें। ये जन्मी है आर्कियन चट्टानों से, लेकिन ये उतनी कठोर नहीं रह गई हैं, उसमें अपरदन की क्रिया हो चुकी है। इसलिए आर्थिक पहलू से सरकारी द्वारा या निजी कंपनियों के द्वारा इसमें खनन की क्रियाएं करवाई जाती हैं, और उनके खनिज तत्वों को बाहर निकाला जाता है और उनका निर्यात किया जाता है, या भारत में ही घरेलू परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जीडीपी बढ़ सके, हमारा विदेशी मुद्रा उसमें बढ़ सके। तो ये थी धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में। तो ये उसके अहम पॉइंट हैं, जिसे आप जरूर याद करिएगा, इसे मेंशन कर लीजिए अच्छे से। अब इसमें फिर से क्रिया होना शुरू होती हैं। अब ये सबसे पहले नीचे रहा होगा, कहीं पर धारवाड़ चट्टानें रही होंगी कुछ ऐसे। ये एक लेयर रहा होगा, इसमें नीचे सबसे पहले जो बना था धारवाड़, सबसे पहले आर्कियन बनी थी। इसमें मौसमी परिघटनाओं के बाद इसमें जो चेंजेस हुआ, फिर हुआ धारवाड़ चट्टानों का निर्माण। अब इसमें इन दोनों में जो चेंजेस होती रहती हैं, इन दोनों में चेंजेस होने के बाद अब बनेगा आपका कुडप्पा। और नेक्स्ट है हमारा कुडप्पा टॉपिक। कुडप्पा चट्टानों का यहां पर निर्माण होना स्टार्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो लिखा है इस पर उसको नहीं ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बस मेरी बातों को समझिए और उसे लिखने की कोशिश करिए। कुडप्पा चट्टानें, कुडप्पा चट्टानों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूं यहां पर डायग्राम बना के। ये था आर्कियन चट्टानें और ये था धारवाड़ चट्टानें, और फिर इनके निर्माण से तैयार होता है हमारी कुडप्पा चट्टानें। और इनके अंदर क्या क्या खासियत आपको देखने को मिलेंगी, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये भी अवसादों से निर्मित हैं। अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं ये, क्योंकि भाई वो इसी से तोड़ के तो बना है, धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों से। इसमें भी लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसका तो और भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे बेहतर आपको क्या मिलेगा, सबसे उत्तम कोटि का इसमें चूना पत्थर आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी इसमें आपको जीवाश्म बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और इससे पहले वाले में भी, इसमें भी आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म इसमें भी नदारत था, जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा।
लेकिन ये भी आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक पहलू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चूना पत्थर तो इसमें भर भर के मिलेगा आपको, कुडप्पा का। और इसका नाम जो कुडप्पा पड़ा है, ये किस लिए पड़ा है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसकी जो चट्टानें मिलती हैं वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी, और वहां का एक क्षेत्र है कुडप्पा, तभी इसका नाम कुडप्पा रखा गया है। तो ये जानकारी थी कुडप्पा चट्टानों के बारे में। और इसके अलावा केवल ये आंध्र प्रदेश में ही देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के सेवराय में। तमिलनाडु के सेवराय में जेवादी पर्वत श्रेणियों पर, जावेदी, जेवादी, कुछ लोग जावेदी भी बोलते हैं, कुछ लोग जेवादी भी बोलते हैं, तो वहां पर ये देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये मिलेगा पाप घानी या पापा घानी या चेयार घाटी में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये कुडप्पा चट्टानों से भरा पूरा क्षेत्र है, जिसमें आपको धात्विक अधात्विक खनिज देखने को इसमें भी मिल जाएंगे, और अवसादों से निर्मित है तो इनका तो दोहन भी करना आसान है। खनन फैक्ट्रियां यहां पर भी अपना अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार तैयार होता है कुडप्पा चट्टानों का। याद रखिएगा, इसमें आपको चूना पत्थर मेनली मिलता है अन्य तत्वों के साथ साथ। अब इसके बाद जो चट्टानें तैयार होती हैं वो होती हैं विंध्यन चट्टानें। ये भी अवसादों के निक्षेपण से तैयार होने वाली चट्टानें होती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और लेने के बाद या नहीं भी दिख रहा है, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको साफ साफ इसका दर्शन हो जाएगा। तो विंध्यन चट्टानें ये भी अवसादों के निक्षेपण से बनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जीवाश्म देखने को मिल जाएंगे। वनस्पतियों का सड़न अब स्टार्ट हो गया था, वनस्पतियां हजारों सालों तक दफन होने के बाद उसमें कई अपघटनकारी प्रोसेस के बाद तब तैयार होता है ये चट्टानें। इसमें आपको कोयला या अन्य प्राकृतिक गैसें भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ये आपको बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र में जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश में अगर चले जाइए तो आगरा में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो ये आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। इतने दूर तक फैली हुई ये चट्टानें हैं विंध्यन चट्टानें। यहां पर आपको मिलेगा लाल बलुआ पत्थर, और चूना पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें तो आप जानते ही होंगे, कोहिनूर हीरा जहां से कभी निकला था। गोलकुंडा की जो हीरे की खानें हैं वो चट्टानें भी विंध्यन चट्टानों से ही निर्मित हुई हैं। तो ये जानकारी थी विंध्यन चट्टानों के बारे में। तो ये समझ में आ गया आपको कौन कौन से चट्टानों के मैंने आपको अभी जिक्र किया था। फर्स्ट आर्कियन चट्टानें, सेकंड धारवाड़ चट्टानें जो कि उसी के ही अपरदन से निर्मित हो रही हैं, फिर
कुडप्पा चट्टाने। और धारवाड़ का नाम किसकी वजह से पड़ा था? क्योंकि वो कर्नाटक में धारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले पाई गई थी, सबसे ज्यादा पाई गई थी, तब इसलिए उसका नाम पड़ा था। फिर कुडप्पा चट्टाने उनके अपरदन के फलस्वरूप तैयार हो रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। और फिर तैयार होता है एट लास्ट विंध्यन चट्टाने, विंध्यन क्षेत्र, जो कि जीवाश्मों से भरा पूरा क्षेत्र है। ये आर्थिक दृष्टि से तो इसका क्या बताएं, एकदम बेजोड़ है ये। सरकार के लिए तो ये विदेशी मुद्रा भर भर के लाता है ये क्षेत्र। यहां से मिलने वाले खनिज तत्वों का अपना अलग ही महत्व होता है। ओके, फिर हम चलते हैं पैलियोजोइक। ये तो प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित चट्टाने थी, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अब वो दिखना शुरू हो गई हैं। ओके, उसका पहले आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। पैलियोजोइक, मैंने आपको बताया था पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक चल रहा था टाइम पीरियड, तो उसमें भी मैंने उसके कई पार्ट में डिवाइड हुए थे। पैलियोजोइक में मैंने आपको बताया था कैम्ब्रियन युग से शुरू कर दिया था मैंने आपको। कैम्ब्रियन युग, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, फिर परमियन युग तक चला था वो। तो इसमें यह बताया गया, जो भूगोलवेत्ता लोग थे, कि भारत में जो चट्टाने, गोंडवाना लैंड की जो चट्टाने थी, इसमें हम चर्चा करेंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना लैंड की जो चट्टाने थी, कार्बोनिफेरस युग से लेकर के सिल्यूरियन युग तक इसका विकास नहीं हो पाया था। उसके बाद कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन युग से सिल्यूरियन तक इसका विकास नहीं हो पाया था, और कार्बोनी युग के बाद से परमियन युग के बीच में इसका विकास होना शुरू हो गया था। कार्बोनिफेरस से लेके परमियन युग तक गोंडवाना लैंड के चट्टानों का जो है विकास होना शुरू हो चुका। ये लैंड एक रूप से पूरी तरीके से विकसित अवस्था में आना स्टार्ट हो गए थे, तब की वो चट्टाने हैं। सोचिए जरा, तब से वो धरती पे विराजमान है, अपने अंदर कई प्रकार के खनिज तत्वों को समाये हुए हैं। और कार्बोनिफेरस युग आपको तो बताया था, किस युग के नाम से ये जाना जाता है? मत्स्य नहीं बोलेंगे इसको, गलत बोला। मत्स्य नहीं कहेंगे इसे। मत्स्य किसको कहा जाता था? डेवोनियन काल को कहा जाता था। ये था कोयला युग, काला काला एकदम काला फैला हुआ था कार्बोनिफेरस, कोयला युग था ये। ओके, इसमें क्या हुआ था? भू संचलन की क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ था इसमें। ओके, भू संचलन की क्रियाओं के द्वारा इसका जब धसान की क्रिया हुई, उसमें जो निक्षेपण हुआ उस धातुओं का, तब जाकर तैयार होता है गोंडवाना लैंड की चट्टाने। ओके, पॉइंट को नोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा। किताबों में तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, नोट भी कर लेंगे वहां से आप देख करके, लेकिन जो समझाने वाला कहां से मिलेंगे? हर जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हर जगह आपको उसके नए नए बुक्स मिल जाएंगे। अब टाइम है कि उसके दिमाग पर उसको लिखिए, आप अपने माइंड पर लिखिए, फिर उसको किताबों में भी लिखिए, कॉपियों में लिखिए अपने, तब समझ में आएगा कि क्या चट्टानें होती हैं। ये तो जस्ट एक इमेज है, ताकि आप समझ सके कि हाँ ऐसा था, ऐसा कुछ चला था। तो भू संचलन की क्रियाओं के बाद क्या होता था कि धसान होता। भू संचलन की क्रिया, टेक्टोनिक प्लेटें उस पर सरक रही हैं,
धसाव होता चला जा रहा है, फिर कई अपरदनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, फिर उसमें निक्षेपण होता रहता है, निक्षेपण यानी जमाव होता चला जाता है अवसादों का, तब जाकर तैयार होता है एक चट्टान, एक नौनिहाल चट्टान। और कोयला मैंने बोला कार्बोनिफेरस कोयला है, तो कोयला कब होगा, यानी कि उसमें क्या चीज होगी, जीवाश्म होगा या नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोयला, क्रूड ऑयल, संबंधित प्राकृतिक गैस, इनके लिए जीवाश्मों का होना बहुत जरूरी होता है। इसको याद रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जीवाश्म होगा तभी तो कोयला जाकर मिल रहा होगा। जब सब कुछ मैग्मा में या लावा में जल चुका रहेगा, अच्छे से एकदम सड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा, तो फिर कहां से जीवाश्म उसमें निकल कर आएगा फिर आपको? गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोयला, जितना भी थर्मल पावर स्टेशनों में सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान कोयले का ही होता है। फिर जाकर के होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, होता है नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा होता है सौर ऊर्जा का, फिर पवन ऊर्जा का, फिर उन सब का इस्तेमाल होता है, जिसमें 175 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा जनरेट की जाती है वो, अब पहले तो ये दूसरे नंबर पे होती थी, लेकिन अब तीसरे नंबर पे होती है जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर। फिर कहीं जाकर नंबर आता है नाभिकीय ऊर्जा का, लेकिन इन सब में सबसे नंबर 1 पर है, अभी भी टिका हुआ है, तो वो तापीय ऊर्जा है। और तापीय ऊर्जा में सबसे नंबर 1 पर है कोयला, और वो कोयला इन्हीं गोंडवाना लैंड की चट्टानों से ही मिल रहे हैं। और भी कहीं छोटे जगहों से मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा छोटा नागपुर के भी पठारों में देखने को मिल जाएगा, झारखंड में भी देखने को मिल जाएगा, वहां से भी कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। झारखंड में तो भंडार है उसका अच्छा सा। तो ये सब कार्बोनिफेरस युग में देखने को मिल गया था, इसीलिए उसको कोयला या कोयला युग ही उसको बोला जाता है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। हो गया ना ये एक आर्थिक पहलू, समझ गए ना? बिना एनर्जी के कोई चीज कैसे हो सकती है? आपको कहा जाए कि खाना नहीं देंगे तो सर कहेंगे तो कॉमन एग्जाम्पल है हमेशा। दूसरा दे दें, मोबाइल में आप चार्ज ही ना करिए, आपका मोबाइल क्या चलेगा? कहेंगे हाँ, हो सर ने तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, आज तो एकदम से सच में सर झन्ना आ गया। तब आप कहेंगे नहीं सर, अब एक काम करेंगे, हम आईआईटी दिल्ली से बोलेंगे, आईआईटी कानपुर से बोलेंगे, उमा भी एक वो लगाई दो का सौर पैनल। हम कहेंगे वाह, लगा दो भाई लगा दो, लिथियम को बैटरी है लगा दो, उसमें सौर पैनल भी लगा दो, चलता रहेगा। धूप नहीं होगी तब क्या करोगे? कहेंगे हाँ ये तो मुद्दा और भी गंभीर हो गया फिर तो ये सब चीजें जो होती हैं उन्हें, ये तो जस्ट एक मजाक हो गया। तो कोयले का अपना एक अलग महत्व है, और इसमें भी सबसे ज्यादा भारत में जिस कोयले का भंडार है वो है बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, उसमें भी सबसे उच्च कोटि का जो होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, लेकिन वो भारत में उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, रियासी इलाके में जाना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां जाकर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो भर भर के यहां पर मिलता है वो बिटुमिनस कोयला देखने को मिलता है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। धुआं कम, सल्फर की मात्रा कम, भस्म कम, इसमें ऊर्जा ज्यादा जनरेट करता है ये, इसका भी अपना महत्व है। हमारे भारत में कोकिंग कोयला कम पाया जाता है,
जो कि अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं, पॉल्यूशन उनसे कम होता है। नॉन कोकिंग कोयला यहां पर ज्यादा पाया जाता है, इसके लिए हमको आयात करना पड़ता है। ओके, तो हमारे भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयला का भंडार है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और इस जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टाने आपको कहां कहां देखने को मिल जाएंगी, आप चले जाइएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में, चले जाइएगा महानदी क्षेत्र में, या तो चले जाइएगा आप सोन नदी नर्मदा नदी के क्षेत्र में, गोदावरी के क्षेत्र में चले जाइएगा। इन सब जगहों पर आपको गोंडवाना लैंड की चट्टानें देखने को आराम से मिल जाएंगी। दामोदर जो कि आपको झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में, पश्चिम बंगाल के इलाकों में वहां पर देखने को मिल जाएगा। सोन नदी भी उसके अगल बगल मिल जाएगा। गोदावरी इधर प्रायद्वीपीय पठारों के हिस्से में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्षेत्र जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी जो जानकारी थी, ये थी पैलियोजोइक युग में निर्मित, पैलियोजोइक जो कि फेनोजोइक से संबंधित था। एजोइक, फेनोजोइक, एजोइक में लाइफ नहीं था, फेनोजोइक में लाइफ आ चुका था, लाइफ का विकास हो चुका था, और उसके भी कई पार्ट मैंने बताए थे, जिसमें इस चट्टानों का निर्माण ऊपर से क्रम में नहीं होता है, कार्बोनिफेरस से स्टार्ट होता है ये चीज, फिर पर्मियन जो कि उसका लास्ट चलता है, तब तक ये पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका रहता है, तब से आज तक बना ही हुआ है। ये कोयले का भंडार, इसमें अत्यंत उच्च कोटि का बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी के क्षेत्रों में। ये आपको भर भर के कोयला यहां पर गोंडवाना लैंड की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इन पर कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। कोयला, बिन कोयला, खुद सोचिए आप, दिमाग में अपने विचार लीजिए कि मान लीजिए अगर ये सब नहीं होता, कोयले का निर्माण ही नहीं होता, तो फिर क्या होता, किन चीजों से ऊर्जा हम जनरेट कर रहे होते। तो शायद रिन्यूएबल एनर्जी, सौर या पवन ऊर्जा के द्वारा शायद पहले ही विकास हो चुका रहता, अगर इन सब चीजों का नहीं प्रकृति ने दिया होता। लेकिन अब ये भी ज्यादा सालों तक नहीं टिकने वाले हैं, 50-100 साल, 150 साल तक ज्यादा से ज्यादा, फिर समाप्त, खत्म, फिनिश। इसीलिए सरकार जो होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुग्राम में उसका जो कि एक हेडक्वार्टर खोला गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका निर्माण हुआ था कोप 21 पेरिस सम्मेलन के दौरान, फ्रांस के सहयोग से हुआ था, जिसमें भारत का एक अहम योगदान है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ओके, तो ये सब समय के साथ बने हैं, फिर निकलते, दोहन ज्यादा हो रहा है, फिर एक समय होगा फिर खत्म तो होना ही है किसी चीज का जब ज्यादा दोहन होता। भाई निर्माण होने में कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, या एक साल में दबा दिया और कोयला बनकर तैयार हो गया। हजारों करोड़ों साल लगे हैं तब जाकर के वो निर्माण हुआ है। वो क्रूड ऑयल, वो प्राकृतिक गैस, वो कोयले का निर्माण हुआ होता है। ओके, तो ये सब चीजें आप मेंशन करिएगा, उसके बारे में लिखिएगा, उसके सामाजिक, आर्थिक और वहां के लोगों को कैसे रोजगार जनरेट हो रहा है, कैसे उनका विकास हो रहा है, या उसकी वजह से वहां पर जो मिल है उनकी वजह से क्या पॉल्यूशन जो फैल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनके स्वास्थ्य पर, उसका जिक्र करिएगा। और उनका आर्थिक पहलू बताइएगा कि कैसे सरकार को या जीडीपी में उसका क्या योगदान हो रहा है। इसको बताकर आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक।
दूसरा क्रम मेसोजोइक। इसमें 3 पीरियड तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से? इस इरा के तहत इसमें बनता है आपका टर्सरी, क्वार्टरी और बीच में एक जुरासिक। टर्सरी क्वार्टरी तो आगे चलकर मिलेगा आपको, इसमें आपको ट्रायसिक मिलेगा, टर्सरी ट्रायसिक, फिर जुरासिक देखने को मिलेगा। ओके, और फिर लास्ट वाला जो होता है वो क्रेटेशियस युग में। ये खासकर आपको इसमें मैं बताऊंगा डेक्कन ट्रैप के बारे में। आप कहेंगे हाँ ये नाम तो सुना सुना है सर, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ ये वही है जो आपको पश्चिमी घाट की तरफ देखने को मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय चट्टानों में यही दक्कन ट्राइब देखने को मिल जाएगा। ये वही चट्टान है जिसमें अपरदन के बाद काली मिट्टी का विकास होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये वही चट्टान है जिसके काली मिट्टी में आप कपास का उत्पादन भर भर के कर रहे होते हैं। ये वही है काली मिट्टी, यही वो कपास है जिसका आप निर्यात करके या उसका घरेलू परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करके कपड़ों का निर्माण कर रहे होते हैं। फिर वही विदेश से जब वही कपड़ा आता है तो महंगे दामों पर बिक रहा होता है, और जब भारत में निर्माण हो रहा होता है तो वही सस्ते में रहता है, फिर ब्रांडेड हो जाता है ये चीज। तो इसका निर्माण हो रहा है क्रिटेशियस युग में, जो लास्ट वाला इसका रहता है क्रिटेशियस युग। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस जो लास्ट थर्ड युग इसमें स्टार्ट हो जाता है मेसोजोइक में, उसमें स्टार्ट हो जाता है डेक्कन ट्रैप का निर्माण होना। शांत दरारी प्रकार की इसमें ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हो रहा होता है। ज्वालामुखी प्रक्रियाएं शांत दरारी, मैंने आपको बताया था एक विस्फोटक होती हैं तो एक शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। एक में मैग्मा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा गाढ़ा होने की वजह से उसमें काफी विस्फोटक स्थिति में क्रिएट हो रहा होता है। अब सारी बल का उस पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा होता है। संपीड़न बल का उस पर, अति संपीड़न बल में ये काफी विस्फोटक रूप में हो जाते हैं। वहीं तनाव मूलक बल या संपीड़न बल बहुत ही कम होता है, तब ये शांत प्रकार से ज्वालामुखियों का निर्माण कर रहे होते हैं। उसमें ये तैयार होता है डेक्कन ट्रैप। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना के रूप में निर्माण हुआ है इसका। और कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है इसका निर्माण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, अपरदन, निक्षेपण सब कुछ हुआ उसमें। काली मिट्टी का, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था, काली मिट्टी का उसमें विकास होता है। ये आपको कहां कहां देखने को मिल जाएगा ये डेक्कन ट्रैप? ये आपको मिलेगा गुजरात में, जिसमें आपको काठियावाड़ तट में देखने को मिलेगा, और कर्नाटक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर बेंगलुरु और मैसूर का जो पठार है वहां पर देखने को ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, जहां पर आपको कोयंबटूर, मदुरई के पठार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा ये पठार। दक्कन ट्रैप एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता हुआ ये चट्टान। समझ गए ना इतना? तो कैसे इसका विकास हुआ, क्या घटनाएं इसमें हुई, और इसका क्या आर्थिक पहलू है, उसको इसमें जरूर मेंशन करिएगा। जिसमें मैंने बताया था काली मिट्टी, जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे तेजस्वी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और कपास के लिए तो सबसे ज्यादा बेहतर होती है। अंग्रेज लोगों ने तो इसका काफी इस्तेमाल किया है। इन्हीं कपास को निर्यात किया जाता था और फिर वो कपड़ा हमारे यहाँ बेचते थे और उस कपड़े को हम लोग खरीदने पड़ते थे। कितनी भारी विडंबना है ये चीज कि हमारे द्वारा भेजे गए कपास का हम ही खरीद कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़ों का। उसके घरेलू फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई थी, बंद करवा दी गई थी क्योंकि उन पर दबाव पड़ा था, उन पर लोड वर्क पड़ रहा था।
लेकिन अब समय बदलता गया, इसमें चेंजेस होना शुरू हुए, विकास के कार्य बढ़ते चले गए, कृषि का योगदान बढ़ता चला गया। तो ये था डेक्कन ट्रैप के बारे में। अब लास्ट वाला जो चलता है सीनोजोइक चलता है, पैलियो, मीशो और सीनोजोइक। तीसरा वाला चलता है सीनोजोइक अब, जिसमें टर्सरी और क्वाटरनरी का इस्तेमाल युग बनता है, और उसमें भी टर्सरी युग में इसका निर्माण हो रहा होता है। किसका? टर्सरी युग में, क्वाटरनरी युग में निर्माण हो रहा होता है। उस समय निर्माण हो रहा होता है भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेटें हैं, इनके बीच का जो टक्कर है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी कई खंड होते हैं, जिसमें आता है एक प्लायोशीन। टर्सरी युग में कहीं कहीं पे पैलियोसीन, कहीं कहीं प्लायोसीन लिखा रहता है। प्लायोसीन और इयोशीन काल में सागर का संकुचन हो रहा होता है, और सागर के संकुचन के बाद तब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा होता है। ये वो काल था। अब यहां से आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है, बृहद हिमालय कैसे बन रहा है, लघु हिमालय कैसे बन रहा है, और शिवालिक हिमालय कैसे बन रहा है। उनके बीच के घट जो घाटियां होती हैं वो कैसे बन रही हैं। ये उस समय का दौर चल रहा होता है। उनके बीच आईटी, इंडो सांगपो, सैचर जोन जो बन रहा होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इन सब का निर्माण हो रहा होता है। धीरे धीरे सीक्वेंस में चलता है। प्लायोसीन, इयोशीन, ओल्गोशीन, मायोशीन में इनका निर्माण हो रहा होता है। ओके, तो इसके बाद इस पूरे क्रम का निर्माण होता है। एक मैं आपको जो शुरू में भारत का नक्शा था उसको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो आप येलो में देख रहे हैं ये है अवसादी प्लिस्टोसीन या नूतन युग में निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो शो कर रही होती हैं। ये तो आप येलो कलर में देख रहे हैं, और ये जो ब्राउन हल्का से देख रहे हैं ये टर्सरी युग में निर्मित चट्टानें हैं, जो कि अवसादी नेचर को ही शो कर रही होती हैं। और ये देखिए दक्कन ट्रैप वाला एरिया दिख रहा है। ये निर्मित होता है आग्नेय चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण हो रहा होता है। नेक्स्ट ये वाला एरिया देखिए, ये निर्मित होता है ये कायांतरित चट्टाने गोंडवाना और विंध्यन क्षेत्र है। ये जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। अवसादी का इसमें जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ टाइप का जो एरिया देख रहे हैं, यही निर्मित हुआ था प्री कैम्ब्रियन टाइम में। सबसे पहले जो निर्माण तो सभी कैम्ब्रियन थे, उसके जो अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहे थे, लेकिन प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले जब लाइफ ही नहीं था तब निर्माण हुआ था इसका, जिसमें मैंने अभी आपको 4 बताए ही थे। तो ये भी कायांतरित चट्टानों से ही निर्मित था। कहीं कायांतरित, कहीं अग्निय, कहीं पर आपको अवसादी चट्टानें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि भारत में जो हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था कैसे हुआ था, किन किन क्रम में हुआ था।
क्योंकि अभी आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने जो मॉर्फोलॉजी में भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा है और तुरंत अगर उसे आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, वरना तो फिर रटना हो जाएगा, पेंडिंग बढ़ जाएगा कि हाँ जब कभी भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में बताएंगे, जल्दी ये कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझिए, उसको समझिए। बाकी तो सब चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कॉपी में मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास बस इतना ही। नए एनर्जी के साथ हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नमस्कार।